तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ पे, यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। कल हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पर बात किया था। तो रिलीजियस टेक्स्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रिलीजियस टेक्स्ट, टेक्स्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में देख लें, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख लें। ठीक है बेटा, रिलीजियस टेक्स्ट में क्या पढ़ना है कि महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से जो संकलन हुआ वह 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। ये कई चीजें पढ़ा चुका था जिसमें मैंने कहा कि महाभारत को वेद व्यास की कृति मानी जाती है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो आइए लिखवा लेते हैं द फाइनल, लिख लीजिए द फाइनल, चूंकि हम रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो लिखिए द फाइनल फॉर्म ऑफ द महाभारत, फॉर्म ऑफ द महाभारत, द फाइनल फॉर्म ऑफ द महाभारत, रामायण एंड, महाभारत हुआ चाहे रामायण हुआ, एंड मेजर, एंड मेजर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पुराण यानी कि जो हमारे पुराण है, वेयर कंप्लीटेड, पुराण्स वेयर कंप्लीटेड, लिख लीजिए वेयर कंप्लीटेड अराउंड 4000 BC। ठीक है, लिख लीजिए अराउंड 4000 BC। ठीक है, याद रखिएगा एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 4400 है ये, 400 BC। पहला पॉइंट यही है कि महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे जितने भी पुराण हैं, उनका अंतिम रूप से जो संकलन था वह 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। बात समझ में आया सभी को? इसके साथ साथ और भी जो मेन पॉइंट है इसमें याद रखने हैं हमको कि महाभारत के में पहले कितने श्लोक थे बेटा? 8800 था। लिखो ओरिजिनली द महाभारत हैड, लिख लीजिए द महाभारत हैड कितने थे टोटल? 8800 वर्सेस, 8800 वर्ष मतलब श्लोक। एंड कॉल्ड, लिख लो एंड, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था बेटा जय संहिता कहा जाता था। जया संहिता, जया संहिता, संहिता। बात समझ में आई सभी को? उसे जय संहिता कहा जाता था। बात समझ में आई सभी को? जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है, बाद में चूंकि पढ़ाऊंगा, इसे जय संहिता कहा जाता था जिसका अर्थ था विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बात समझ में आया सभी को? तो ओरिजिनल द महाभारत हैड 8800 वर्ष मतलब श्लोक थे, एंड कॉल्ड जया संहिता। क्या कहा जाता था बेटा? उसे जया संहिता कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा उसे जया संहिता कहा जाता था। और भी जो मेन पॉइंट है इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, जो चीजें हम लोग को जाननी चाहिए, ये जाननी चाहिए कि महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए हैं और इसे महाभारत बाद में कहा जाने लगा। लिखिए इवेंचुअली लिख लीजिए इवेंचुअली, लिख लीजिए आफ्टर फर्दर एडिशंस, आफ्टर फर्दर एडिशन, क्योंकि उसमें एडिशन हुआ, फर्दर एडिशन, इट रिच्ड, लिख लीजिए इट रिच्ड, कितना हो गया बेटा? 1 लाख वर्सेज, 1 लाख श्लोक वर्सेज, कितना हो गया बेटा?
ये बढ़कर बेटा 1,00,000 श्लोक हो गया। लिख लीजिए 1,00,000 वर्सेज हो गया। एंड द एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंड जो था, एंड द एक्सपेंडेड क्या एक्सपेंड किया बेटा? वर्जन केम टू बी नोन एज द महाभारत। वर्जन केम टू बी नोन एज महाभारत। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी को याद होने चाहिए। उसे महाभारत कहा जाने लगा। मतलब कहने का मतलब है कि इवेंचुअली आफ्टर फर्दर एडिशन इट रीच्ड 1,00,000 वर्सेज एंड द एक्सपेंडेड वर्जन केम टू बी नोन एज महाभारत। यानी कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं और यह सप्त सहस्त्री संहिता या उसे महाभारत कहा जाने लगा। आप जानते हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखा। द वाल्मीकि रामायण ओरिजिनली हैड 6,000 वर्सेज। शुरुआत की बात अगर हम करें, रामायण की बात अगर हम करें बेटा, तो रामायण में शुरुआत में अगर आप देखोगे, क्योंकि जब रामायण आपने पढ़ा होगा और रामायण के बारे में आप जानते होंगे, तो रामायण के बारे में शुरुआत में आप ये चीजें देखा होगा कि रामायण जो था वाल्मीकि जी का था। किसका रामायण था? वाल्मीकि का रामायण था। और रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा, जो रामायण उन्होंने लिखा, उस रामायण में आप सभी जानते भी होंगे कि उस रामायण में जो है मेन जो चीजें थी, वाल्मीकि ने रामायण लिखा। एक मिनट रुक जाइए, आप टेक्निकल कुछ इश्यू आ रहा है। चलिए चलिए, तो वाल्मीकि का जो रामायण है, जो उसके बारे में हमने यह चर्चा किया, तो लिखिए चौथा पॉइंट, वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण। रामायण कौन लिखा था बेटा? रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और ओरिजिनली हैड कितने वर्सेज है? ओरिजिनली हैड 6,000 वर्सेज। कितने वर्सेज है बेटा? शुरुआत में रामायण में 6,000 श्लोक थे, बाद में इंक्रीज हुए। ये 6,000 जो है बाद में क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होके हो गया 12,000 वर्सेज। कितना हो गया बेटा? 12,000 वर्सेज हो गई। और फिर इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 24,000 वर्सेज हो गए। 24,000 वर्सेज। पहले श्लोक थे 6,000 वर्सेज के, फिर इंक्रीज होके ये हो गया 12,000 वर्सेज हो गया, और उसके बाद इंक्रीज होके 24,000 वर्सेज ये आपके हो गए। ये भी याद आप सभी को रखना है। बात समझ में सभी को? ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें जातक कथाओं की, तो लिखिए 5वां पॉइंट में, इसी में लिखिए, द जातक टेल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। द जातक टेल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? अबाउट द अर्लियर लिव्स। लिखिए अबाउट द अर्लियर, अबाउट द बेटा अर्लियर लिप्स। लिख लीजिए अबाउट द अर्लियर लिप्स ऑफ द बुद्धा। किसके बारे में बेटा? बुद्ध भगवान के बुद्धा। बात समझ में आया सभी को? तो बौद्ध ग्रंथ जो है बेटा, बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। और मैंने कहा कि जो बुद्धाज है, जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है, वे रिटन इन द पॉली लैंग्वेज। इसे किस भाषा में लिखा गया है? इसे पॉली लैंग्वेज में लिखा गया है। लिख लीजिए द बुद्धिस्ट, लिख लो बेटा, चूंकि अभी शुरुआत है,
लिख लो बेटा, द बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट जो है, कैनोनियल टेक्स्ट, कैनोनिकल जो टेक्स्ट है बेटा, वेयर रिटन इन, लिख लो, वेयर रिटन इन पॉली लैंग्वेज, पॉली, किस लैंग्वेज में लिखा गया बेटा? पॉली लैंग्वेज में लिखा गया है। विच वाज, लिख लीजिए, पॉली लैंग्वेज में लिखा गया है। विच वाज मैनली स्पोकन इन, लिख लीजिए, विच वाज मैनली स्पोकन इन, किस भाषा में लिखा गया है? विच वाज मैनली स्पोकन इन साउदर्न बिहार, कहां पर बेटा? साउदर्न बिहार। ये साउदर्न जो बिहार है बेटा, वहां पर मैक्सिमम ये बोला जाता है, यानी कि दक्षिण बिहार में ये बोली जाती है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और मैंने यहां तक कहा कि ये दक्षिण बिहार में बेटा ये बोली जाती है। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण बिहार में ये बोली जाती है। द जातक टेल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्लियर लिप्स ऑफ द बुद्धास एंड बुद्धिस्ट कैनुअल टेक्स्ट वेयर रिटन इन द पाली लैंग्वेज विच वाज मेनली स्पोकन इन साउदर्न बिहार। इसे ये साउदर्न बिहार में ये बोली जाती है। क्लियर है सभी को? तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में बेटा इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में बेटा पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में मैक्सिमम जो है इससे आपके प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, चूंकि पाली लैंग्वेज जो है काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात अगर हम करें, इसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेकर, जो आपने देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बेटा, बौद्ध ग्रंथों को अंततः अगर कहा जाए तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। और बौद्ध धर्म से संबंधित मैक्सिमम धर्म ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी देखी गई हैं। यह भी आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर कंपाइल्ड, लिखिए, द बुद्धिस्ट text were compiled, the Buddhist texts were compiled in Sri Lanka, लिखिए, in Sri Lanka, compiled in Sri Lanka during the first century। कब बेटा? during the first century। बात समझ में आया? फर्स्ट सेंचुरी बीसी लिख लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। दीज आर अदर रिलीजियस वर्क्स, लिख लीजिए, दीज आर अदर रिलीजियस वर्क, दीज आर अदर रिलीजियस वर्क। इसके साथ साथ अगर कहा जाए प्रोवाइड वैल्यूएबल, लिख लीजिए, प्रोवाइड, प्रोवाइड लिख लीजिए, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लिप्स, लिख लीजिए, अबाउट द अर्ली लिप्स, अबाउट द अर्ली लिप्स एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धाज, एंड द टीचिंग of the बुद्धा, टीचिंग ऑफ द बुद्धा। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। जितना भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व दूसरी सदी में द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर कंपाइल्ड इन श्रीलंका ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। दीज आर अदर रिलीजियस वर्क्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लिप्स एंड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। क्लियर है सभी को?
ये सारी चीजें आप सभी को बेटा जाननी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और चीजों को लेकर हम चले, क्योंकि हम हर मुद्दे पर सेगमेंट पे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है पूरी चीजों को, इंफॉर्मेशन को जानना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर अगर हम बात करें बेटा, क्योंकि हर चीजों को लेकर चलना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बाद मेन जो चीजें हैं उसको लेकर अगर हम चले और उसको लेकर हम बात करें, तो हम बात करते हैं बेटा स्कल्पचर लिटरेचर के बारे में। क्या होता है स्कल्पचर लिटरेचर, यानी कि धर्मोत्तर साहित्य क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखिए, सॉरी सेकुलर लिटरेचर है, सेकुलर लिटरेचर, लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यानी कि धर्मेत्तर साहित्य बेसिकली इसे कहा जाता है, धर्मेत्तर साहित्य सेकुलर है बेटा। क्या होता है धर्मोत्तर साहित्य? जो धर्मोत्तर साहित्य होता है बेटा, इसमें कहा गया है कि सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन होता है? अष्टध्यायी, जिन्होंने पाणिनि, अष्टध्यायी पाणिनिकृत है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। लिख लीजिए पहला पॉइंट, द फेमस। क्या है द फेमस? एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर इज, लिखिए सेकुलर, चूंकि सेकुलर की ही बात कर रहे हैं, लिटरेचर इज, कौन सा सेकुलर लिटरेचर है बेटा? सेकुलर लिटरेचर इज पाणिनि, पाणिनि। और पाणिनि ने क्या लिखा था बेटा? क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, पाणिनि ने क्या लिखा था बेटा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा तो जरूर था, लेकिन ये कब लिखी गई थी? विच वॉज रिटेन, लिख लो, विच वॉज रिटेन, कब लिखी गई थी? विच वॉज रिटेन अराउंड 400 BCE, अराउंड 400 BCE, यानी से 400 BCE में लिखा गया है। आप जानते होंगे कि कौटिल्य ने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और कौटिल्य ने तो बहुत कुछ लिखा। जो मेन स्कॉलर है कौटिल्य, अष्टध्यायी के बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये जो अष्टध्यायी है, इस अष्टध्यायी इज, लिख लो दूसरा पॉइंट, अगले पॉइंट पे लिखवा देता हूं मैं, लिखो दूसरा पॉइंट, लिख लो इसमें अष्टाध्यायी, लिख लो जो अष्टाध्यायी है बेटा, इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कंसीडर ऑफ द वन, is the considered on the most important works on grammar, on grammar। क्या इस बात को नहीं कर सकते? बाद में बहुत सारे आए, स्कॉलर आए, जैसे कात्यायनी की पतंजलि, बहुत सी चीजें हैं, और पतंजलि वर्क्स, महाभाष्य इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड ग्रामेटिकल ट्रीटीज। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये चीजें आप सभी जानते भी होंगे। बहुत सी चीजें हैं जो आप सभी जानते भी होंगे, पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, क्योंकि हर चीजों को लेकर चलना है हमें। पतंजलि हो चाहे वो कालिदास का कुछ भी हो, उन सभी को लेकर हमें चलना है। एक बहुत ही फेमस पोएट है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और उनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, द फेमस पोएट। क्या नाम है उनका? कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है? द फेमस पोएट कालिदास कंपोज्ड, कालिदास कंपोज्ड
मैंने कंपोज्ड मैंने लिटरेरी कंपोज्ड मैंने लिटरेरी मास्टरपीसेस लिख सकते हैं, मास्टर पीसेस कालिदास। हिज मोस्ट वर्क इंक्लूड द ड्रामा अभिज्ञान शाकुंतलम। हिज मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हिज मोस्ट नोटेबल वर्क लिख लीजिए, मोस्ट नोटेबल वर्क्स। सबसे मोस्ट नोटेबल वर्क कौन सा था बेटा? इंक्लूड द ड्रामाज, लिख लो इंक्लूडेड द ड्रामाज। कौन सा था इंक्लूड द ड्रामाज? कौन सा था बेटा? अभिज्ञान शाकुंतलम। लिख लो अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम था बेटा। ये भी चीजें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, परीक्षा में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जो है खूब प्रश्न इससे बेटा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सारी चीजों पर एक एक करके जो है चर्चा परिचर्चा खूब कर रहा हूं, ताकि वो सारी चीजें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि मैं खूब पढ़ा के चला जाऊं और आप लोग को चीजें ना समझ में आए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि क्लास में ही जितना भी हो वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताते चलूं। अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो अगला पॉइंट लिखिए, संगम लिटरेचर को लेकर लिखिए चौथा, संगम लिटरेचर में, संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर की बात अगर हम करें बेटा, तो संगम जो ग्रंथ है वो वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋषभ देव से भिन्न प्रकार के हैं। यानी कि जो संगम लिटरेचर है बेटा, कंटेन्स मेनी इपिक पोएट्स दैट डिस्क्राइब्स वॉर्स एंड वैलोर एंड इट्स डिपिक्ट्स द ह्यूरिक एज ऑफ तमिल पीपुल। क्या इस बात को हम लोग कह सकते हैं? या संगम टेक्स्ट मेनी कलेक्शन ऑफ पोएट्री, जो संगम टेक्स्ट होता है वो वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋषभ देव की जो मैं बात कर रहा हूं उससे बिल्कुल ही ये भिन्न है। तो ये सारी चीजें हमने आपको इसमें चर्चा परिचर्चा किया। मैंने कहा कि संगम जो लिटरेचर है कंटेन्स मेनी इपिक पोएम्स। जो संगम लिटरेचर है बेटा, इस संगम लिटरेचर के बारे में मैं यही कह रहा हूं क्या, कि संगम लिटरेचर कंटेन्स मेनी इपिक पोएम्स। लिख लीजिए इपिक पोएम्स, इपिक पोएम्स दैट डिस्क्राइब्स, लिख लो बेटा, दैट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करते हैं? वॉर्स एंड वेलोर, वॉर्स एंड वेलोर, वॉर्स एंड वेलोर को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि संगम ग्रंथों में उल्लिखित जो चेर राजाएं हैं, बात समझ रहे हो ना, या संगम जो वीरगाथा काव्यों से की जा सकती है, होमर युग की वीरगाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। एंड इट डिपिक्ट्स क्या डिपिक्ट्स है बेटा? द हीरोइक एज, लिख लो द हीरोइक एज, कौन सा एज बेटा? हीरोइक एज ऑफ द तमिल पीपुल, ऑफ द तमिल पीपुल, तमिल पीपुल। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बेटा आपको जाननी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी को जो बेटा, आप सभी को एक एक चीज आप सभी को जाननी चाहिए। अगर हम बात करें इसके बाद फॉरेन अकाउंट्स के बारे में, कि भाई कौन कौन से फॉरेन अकाउंट आए इस देश पे, या जो अरब यात्री है
या विदेशी विवरणों की बात अगर हम करें तो आइए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉरेन अकाउंट हम लोग का आया। ठीक है, क्योंकि हर मुद्दों पर हमें बात करना ही है, तो उन सभी के बारे में क्यों ना हम एक एक करके हम लोग सभी चीजों पे बात करें। ठीक है, जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो चुके कि भाई हम लोग को जानना क्या है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है हम सभी चीजों को बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने हर मुद्दे पर सेगमेंट पे बात आप सभी से किया भी था, और भी चीजों को बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सारी चीजों पर लेकर चलना है कि फॉरेन अकाउंट्स क्या है। ठीक है, चीनी यात्रियों के विवरण कौन कौन से हैं। तो आइए हम थोड़ा सा विदेशी विवरणों को लेकर भी जो है हम लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि विदेशी विवरण क्या क्या पढ़ने हैं, या विदेशी यात्रियों ने जो प्राचीन भारत में संदर्भ में महत्वपूर्ण जो विवरण दिया है उसमें कौन कौन आया है, कौन कौन सी चीजें हुई हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग हर मुद्दे पर बात करेंगे। तो लिखिए फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स, अगर हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में बात करें तो फॉरेन जो ट्रेवल थे, यानी कि जो विदेशी अकाउंट्स हैं, विदेशी जो विवरण मिलते हैं, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट द एंशिएंट इंडिया। यानी कि विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया है। लिख लीजिए, जो फॉरेन अकाउंट्स है यानी कि विदेशी जो विवरण है, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, प्रोवाइड्स, ऐसे लिखिए, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करते हैं, ये प्रोवाइड्स करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, किसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, अबाउट एंशिएंट इंडिया। लिख लो, अबाउट एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया का करते हैं। दीज इंक्लूडेड, लिख लो, दीज इंक्लूड अकाउंट्स, दीज इंक्लूड अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स, फ्रॉम ग्रीक रोमन एंड, फ्रॉम ग्रीक रोमन, लिख लो, फ्रॉम ग्रीक है, रोमन है, एंड चाइनीज ट्रेवलर्स, एंड चाइनीज ट्रेवलर्स। क्लियर है सबको? मतलब कहने का बस एक ही शब्द मतलब है कि इसमें यूनान के, रोमन के, चीन के, अरब के यात्री इसमें शामिल है। बात समझ में आया सभी को? ये बात आप सभी को याद रखनी चाहिए। और ये भारत के उस समय के जो इनका सोर्स था, इंफॉर्मेशन का सोर्स था, वो पॉलिटिकल था, सोशल था, इकोनॉमिक था एंड कल्चरल लाइफ था। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन भी इससे परीक्षा में, कभी काल परीक्षा में बेटा पूछ दिया जाता है, इसलिए हमको हर चीजों के बारे में लेकर चलना है। अगर थोड़ा सा और भी चीजों को लेकर हम चले, इसके साथ साथ मेन चीजें, अगर हम चाइनीज ट्रेवलर को देखें, जो चाइनीज हमारे ट्रेवलर आए, यात्री जो आए, चाइनीज ट्रेवलर, कौन कौन जो चाइना के ट्रेवलर आए, जैसे फायान आया। जो फायान के बारे में आप जानते हैं, फायान के बारे में, फायान जो आया, बेसिकली इसे चाइनीज नाम है फायान, ऐसे लिखते हैं इसको, HIEN। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, HIEN, क्योंकि जो लोग पहली बार लिख रहे हैं वो लिख ले HIEN, फायान, ये चाइनीज है। फायान जो था बेटा, ये 399 से लेकर
441, याद रखिएगा 441 सी तक था। और फायान के बारे में तो कहा जाता है द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर। फायान कौन था? द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर, द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर। ये पहला चाइनीज ट्रेवलर था। और ये किसके समय में शासनकाल आया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछता है परीक्षा में। द फर्स्ट चाइनीज जो ट्रेवलर था टू विजिट इंडिया, लिखो टू विजिट इंडिया। आखिर कोई ना कोई शासक तो होगा। किसके समय में? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, ड्यूरिंग द रीजन। किसके समय में आया था भाई? किसके समय में? आप चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो है यह भारत आया था। और चंद्रगुप्त सेकंड को बेटा क्या बोला जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता था। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को बेटा विक्रमादित्य भी बोला जाता था। ठीक है। ये जो फायान था इसके बारे में तो ये कहा जाता है बेटा, ये जो फायान था ये बहुत पहला व्यक्ति है, पहला चाइनीज है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ही डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट। लिखिए, ही डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट। ही डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट। बात समझ में आया सभी को? ही डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट। तो ये भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। दूसरा कौन आया था चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम है बेटा हेनसांग। ये जो भी चाइनीज ट्रेवलर हैं आप जानते हैं हेनसांग। हेनसांग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो लिखिए हेनसांग, HIUEN, हेन, और सांग बुलाता है TSANG, हेनसांग। और हेनसांग जो आया था 629 से 645 के बीच में आया था। ये हेनसांग, ये दूसरा है, याद रखिएगा, चाइनीज ट्रेवलर। यह कब विजिट किया था? लिखो विजिटेड। कब विजिट किया था बेटा? विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द कब किया था विजिट? ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के बेटा शासनकाल में यह भारत आया था। और इसने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? हिज फेमस वर्क। लिखिए, हिज फेमस वर्क्स। किस नाम से लिखा? सीयूकी के नाम से लिखा। सीयूकी प्रोवाइड्स, ऐसे लिखो, सी ऐसे लिखना है, CUKI, सीयूकी प्रोवाइड्स। लिखिए, CUKI provides details information detailed information about the Indian society, about the Indian society, about the Indian society, politics and religion, and religion, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसके बारे में इतना जान लीजिए, यह व्यक्ति हल्का फुल्का नहीं है हेनसांग। ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसका जो मेन जो फोकस था, सीयूकी जो प्रोवाइड्स कराता है, इसने जो सीयूकी में लिखा उसे इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में बेटा जानकारी मिलती है।
इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स भी कहा जाता है। बात समझ में आया? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ राइटिंग्स ही इज ऑफन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जिसका नाम है हेन सांग। तो अगर आपसे पूछो प्रिंस ऑफ ट्रेवलर किसे कहा जाता है, प्रिंस, PRINC, प्रिंस, लिख लो बेटा, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। तो कोई गलत नहीं होगा, इसको भी आप सभी को याद बेटा सबको रखना है। उसके बाद आता है एक और यात्री है, इत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इत सिंह, इत सिंह, इत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 670 से लेकर 695 तक था, 670 से 695 तक ये था, याद रखिएगा। और आल्सो ट्रेवल्ड टू इंडिया, ये इंडिया ट्रेवल्ड किया था, आल्सो ट्रेवल्ड टू इंडिया, ट्रेवल्ड टू इंडिया। हिज राइटिंग्स contain detailed accounts of the educational and religious institution of India, as well as information about social and cultural life, यानी कि जो सूचना मिलती है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का। तो लिख लीजिए his writings, लिख लीजिए his writings contain details accounts of the educational, लिख लो, accounts of the educational and religious institution of India, and the religious institution of India, religious institution of beta India, as well as information about social and cultural life, as well as, लिख लीजिए कि as well as information about social and cultural life, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो अगर आपसे पूछे इस सिंह के बारे में, तो कम से कम आप इतनी जानकारी इस सिंह के बारे में आप बताने की स्थिति में रहेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में बेटा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा अरब ट्रेवलर के बारे में इसके बाद, चूंकि चाइनीज ट्रेवलर हमने पढ़ लिया, अगर हम अरब ट्रेवलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। तो लिखिए अगला जो हेडिंग होगा वो लिखिए, जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अरब ट्रेवलर्स, अरब्स ट्रेवलर्स, जो अरबी यात्री इस देश में आए, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लें। जैसे अल-बरूनी आया, लिख लीजिए अल-बरूनी कौन आया, अल-बरूनी, अल-बरूनी के बारे में आप जानते हैं, किताबुल हिंद में लिखा है अल-बरूनी, BE रूनी, ठीक है। ये जो था अल-बरूनी, ये कोई हल्का व्यक्ति नहीं था। ये अल-बरूनी बाज ए वेरी फेमस अरब स्कॉलर, ए वेरी फेमस अरब स्कॉलर, ए वेरी फेमस अरब स्कॉलर्स, जो इंडिया आया मोहम्मद बिन गजनी के समय। हु केम टू इंडिया, लिख लो, हु केम टू इंडिया, किसके शासनकाल में आया बेटा, तो महमूद ऑफ गजनी, लिखिए महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी के समय आया। इसकी एक बुक है तहकीक
ए हिंद या किताब ए हिंद कहा जाता है। द फेमस बुक कौन सा है? फेमस बुक कौन सा है बेटा? इसका जो फेमस बुक है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है किताब उल हिंद। किताब उल, ऐसे लिखिए, साफ साफ लिख लीजिए, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद कहा जाता है। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। लिखिए, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो लिखिए दूसरा इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम ही इसका है, बतूता है, BATT होता है। तो सब इसको सही कर देता हूं, इस सब अरब का नाम है इब्न इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता के बारे में अगर बात करें, ए ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को, मोरक्को का यात्री था। लिखिए, ए ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को। किस देश का था बेटा? तो ये मोरक्को देश का था। कहां का था? मोरक्को का था। हु केम टू इंडिया, लिख लीजिए, ये इब्न बतूता हु केम टू इंडिया। इंडिया कब आया था बेटा? हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, ड्यूरिंग द, किसके शासनकाल में आया रीजन? आप मोहम्मद बिन तुगलक, लिख लीजिए, ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आप जानते हैं इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, आप सभी पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपके पेपर में हर साल इससे बेटा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो मैं लगातार अपनी क्लास में बोलता भी रहता हूं। इसके साथ साथ इब्न बतूता के साथ साथ कई चीजें और भी है जो आप सभी को जानना चाहिए। अगर इंडियन स्कॉलर की बात की जाए ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के, तो लिखिए इंडियन स्कॉलर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लिखिए कौन कौन से इंडियन स्कॉलर हैं ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लिख लीजिए। इंडियन स्कॉलर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की बात अगर करें तो केपी जायसवाल का नाम आता है, याद रखिएगा। RC भटनागर जी का नाम आता है, केपी जायसवाल का नाम आता है। तो लिखिए केपी जायसवाल, केपी जायसवाल का नाम आता है। केपी जायसवाल चूंकि 1880 से 1937 तक था इनका ड्यूरेशन। ही रोट मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स, wrote many important works. He wrote many important works from a nationalist, from a nationalist, from a nationalist, क्या nationalist बेटा? perspective. nationalist perspective. दूसरा नाम आता है राजेंद्र लाल मीना। लिखिए राजेंद्र लाल मीना। राजेंद्र लाल जो मीना है, सॉरी मित्रा है, बेसिकली मीना नहीं है, मित्रा, राजेंद्र लाल मित्रा, ये इनका भी नाम आता है। ये भी 1822 से लेकर 1891 तक थे। ये भी भाई साहब, ये भी इंडियन हिस्टोरियन थे और इन्होंने इंडो आर्यंस लिखा है। ये क्या थे? राजेंद्र लाल मीना जो थे ये क्या थे? ये बेसिकली बेटा ये वाजे मेजर इंडियन हिस्टोरियन, मेजर इंडियन हिस्टोरियन, मेजर इंडियन हिस्टोरियन थे। और इन्होंने क्या लिखा है?
ही रोट, इन्होंने क्या लिखा है बेटा, ही रोट क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने इंडो आर्यंस लिखा है, इंडो आर्यंस लिखा है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, इंडो आर्यंस इन्होंने लिखा है। ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जब भी आप पेपर दे या जब भी आप तैयारी करें तो कम से कम आपको ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद डीआर भंडारकर का नाम आता है, तीसरा लिख लिए, डीआर भंडारकर, डीआर भंडारकर, ये 1875 से लेकर डीआर भंडारकर साहब 1950 तक थे। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूटेड किया, लिखो कंट्रीब्यूटेड, क्या कंट्रीब्यूटेड किया, ग्रेटली टू द स्टडी ऑफ, ग्रेटली टू द स्टडी, ग्रेटली टू द स्टडी ऑफ इंडियन, इंडियन किसका, इंडियन जो है इपिग्राफी, इपिग्राफी यानी कि इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं तो गलतियों कल पढ़ा चुका था, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो डीआर भंडारकर, ये सब याद होना चाहिए आपको। एक और नाम आता है, अगला लिख लीजिए, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये 1875 से लेकर 1956 तक थे भाई साहब। और इन्होंने स्टडीड किसका स्टडी किया, इन्होंने जो है स्टडीड, लिख लो, किसका स्टडीड किया बेटा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का बेस्ड ऑन ओरिजिनल, बेस्ड ऑन रिलीजियस, लिख लो, रिलीजियस सोर्सेस, रिलीजियस सोर्सेस एंड सोशल प्रोस्पेक्टिव, एंड सोशल प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव्स, सोशल प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, तो ये बात भी आप सभी को जानना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आरसी मजुमदार, लिख लीजिए, आरसी मजुमदार, रमेश चंद्र मजुमदार, आरसी मजुमदार, हु इज आरसी मजुमदार, कब से कब, 1888 से लेकर कब से कब तक है बेटा, 1980 तक था आरसी मजुमदार। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने रोट, लिख लो, आरसी मजुमदार साहब की बात कर रहा हूं, द मोनूमेंटल, मोनू, ऐसे लिखिए, मोनूमेंटल, मोनू, आरसी मजुमदार की बात कर रहा हूं, मोनूमेंटल मल्टी वॉल्यूम, मल्टी वॉल्यूम, द हिस्ट्री एंड द, लिख लीजिए, द हिस्ट्री एंड द, क्या, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द, कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। तो पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सारा इंफॉर्मेशन आप सभी को दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये टॉपिक चूंकि यहीं पर समाप्त होता है, चूंकि पहली क्लास थी, इसके 2 पार्ट्स हमने आपको दिए और दोनों के बारे में हमने पूरी शिद्दत के साथ आपको बताने का पूरा प्रयास किया।
इसके बाद हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा और मेरी पूरी कोशिश है, अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड को धीरे धीरे हम तेज करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया, कौन अरबी आया, कौन फारसी आया, कौन कहां से आया, सभी के बारे में हमने बात किया। अरबी विवरण के बारे में बात किया, चाइनीज ट्रोलरों के बारे में बात किया, सभी के बारे में हमने बात किया। तो कल हमारी जब भी क्लास लगेगी, अगले क्लास में हम जो है आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। अपने, चूंकि प्रागैतिहासिक संस्कृति पढ़नी है हम सभी को, तो अगले क्लास में हम उसके बारे में बेटा डिस्कशन करेंगे। ठीक है? अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने रिज्यूम हमें जरूर दीजिएगा, ताकि इससे हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम कुछ आपको समझा रहे हैं और आपको भी हमसे लगे कि हां, आप कुछ हमसे समझ रहे हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ मेरी पूरी कोशिश होती है, चूंकि मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं और A+ पे जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो काफी सीरियस विद्यार्थी होंगे। एनसीईआरटी इसीलिए शुरुआत की जा रही है बेटा कि कम से कम बेसिक चीजें इस शुरुआत की आप लोग को जाननी चाहिए। ठीक है? तो फिर जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।